हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। लास्ट टाइम हमने देखा था बलयोग। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो देखते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि ये क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए परिभाषा में, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है परिभाषा में कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र है, उस पर एक पृष्ठ रखा गया है। मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है और जो कि इस पूरे विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब इसके लंबवत, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, एक से ज़्यादा हो सकता है कितना भी, तो एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना भी इससे क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, जितनी भी गुजरेंगी उसकी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें डायग्राम बनाए हैं। ये एक पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल डेल एस है और इससे ये क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। ये क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, इन सारी संख्या को, इसकी पूरी संख्या को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो इसका, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल एस है और इसके किसी बिंदु पर ई जो है विद्युत क्षेत्र है। तो इस पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई ई, डेल फाई ई। हम विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं और कुल विद्युत फ्लक्स को बोलेंगे डेल फाई ई इक्वल टू ई इंटू डेल एस। तो ये आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स निकल गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है गाउस का प्रमेय। तो गाउस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हम देखते हैं 1/ε0 गुना होता है। मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ है और इससे अनेक विद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं और इस पर Q आवेश है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कुल आवेश का ε0 गुना होता है। तो ये हमको मिल जाएगा गॉस का प्रमेय। अब हमको इसको निगमित करना है, व्युत्पन्न करना है या प्रूफ करना है। तो हम आगे इसके देखेंगे इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो लेते हैं एक बंद पृष्ठ, यह है बंद पृष्ठ, इसका एक बिंदु O है और यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमको। तो इस P बिंदु से इस ओर विद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो O इसका सेंटर पॉइंट है, इसका सरफेस को हम S बोलेंगे। R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन OP स्क्वायर लिखते हैं। पता होगा आप लोग को, हम पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन OP। O से लेके P तक की दूरी है R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके आगे देखते हैं
से एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, ये छोटा सा क्षेत्रफल जिसका नाम दे दिए ds वेक्टर। इस पूरे सरफेस में एक छोटा सा सरफेस लिए हैं, बहुत छोटा सा सरफेस है, ठीक है। तो ये नाम दे दिए इसका ds, और इधर की ओर लग रहा है ये E विद्युत क्षेत्र, और ds भी इधर ही की ओर लग रहा है। तो इन दोनों के बीच एक एंगल बनेगा, वो है थीटा एंगल, और जो दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं और एक के ऊपर लग रहे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस सरफेस में संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उस सरफेस के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसको देंगे फाई ई। सिर्फ ये सरफेस के लिए है तो हम सामने डी लिखेंगे, डी पाई ई इक्वल टू, सूत्र से ई इंटू डी एस, दोनों वेक्टर में हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा सूत्र से ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, तो मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, डी पाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा ई डी एस, डी पाई ई हमको मिल जाएगा ई डी एस। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में हमको ई का मान मालूम है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में यहाँ पे रख देंगे। तो फिर रख दीजिए इसको। तो अब इसके आगे देखिए, ये आया ई, और ई का मान हम यहाँ से रख देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 और 2 से तो रख दीजिए डी पाई ई इक्वल टू, ये है वैल्यू ई की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम केवल इसके लिए निकाले थे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब इस पूरे गोले के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इस पूरे गोले के लिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, इसको डिनोट करेंगे फाई ई से। चूंकि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है इसलिए समाकलन लगाएंगे, एस सरफेस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक के लिए निकाले थे तो ये लिखे थे, तो संपूर्ण के लिए निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे समाकलन। अब इसको लिख लीजिए डी पाई ई। अब हम समीकरण 2 से डी पाई ई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। सॉरी, समीकरण 3 से रखना है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। ये पूरा कांस्टेंट है, इसको हम समाकलन के बाहर निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर समाकलन डी एस। अब समाकलन डी एस है, अब इसको थोड़ा समझिए। ये डी एस इस जगह के लिए है, तो डी एस करके बहुत सारे ऐसे क्षेत्रफल होंगे जिससे ये एक पूरा गोला बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
10th में पढ़ चुके हैं हम। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे रख देते हैं पाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई ई अपॉन इक्वल टू क्यू और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो ये सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई। ये हमको मिल गया गॉस का प्रमेय, सिद्ध होता है गॉस का प्रमेय। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आके फिर कमेंट करिए।